हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे द्रव्यमान और भार के बारे में कि द्रव्यमान और भार में आखिर अंतर क्या होता है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चे इसी टॉपिक में होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आखिर द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मास, और दूसरा है भार, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वेट। तो द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान मतलब होता है, यदि हम इसको सिंपल वर्ड में बोलें तो द्रव्यमान मतलब पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। अब इसको ध्यान से समझिएगा। पदार्थ की मात्रा मतलब क्या कि किसी वस्तु के अंदर में कितना पदार्थ भरा हुआ है। सपोज डेट कोई वस्तु है तो उस वस्तु के अंदर में कितना पदार्थ भरा हुआ है, उस वस्तु के अंदर में कितना मैटर भरा हुआ है, वही क्या है? द्रव्यमान है। मतलब वस्तु के अंदर पदार्थ की मात्रा ही क्या है? उसका द्रव्यमान है। सपोज डेट आपके अंदर में यदि 12 ग्राम खून है, 12 ग्राम हीमोग्लोबिन है, ठीक है, और यदि आप जगह चेंज करते हो, अभी आप यहां हो और आप चले गए चंद्रमा में, अभी आप पृथ्वी में हो, आप चले गए चंद्रमा में, तो चंद्रमा में आप चले गए तो जो आपका 12 ग्राम खून है, क्या वो चंद्रमा पर कम हो जाएगा? सोच के देखिए जरा, क्या वो चंद्रमा पे कम हो जाएगा? नहीं। आपका जो ब्लड है 12 ग्राम यदि पृथ्वी में है तो चंद्रमा पर भी आपका ब्लड कितना होगा? 12 ग्राम ही होगा। मतलब कुल मिला के जो पदार्थ की मात्रा है वो निश्चित है, वो बदलता नहीं है। तो यही क्या है? द्रव्यमान है। और द्रव्यमान की मात्रा मतलब जो द्रव्यमान है, पदार्थ की मात्रा, वो क्या होती है? निश्चित होती है। समझ में आ गया द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान मतलब पदार्थ की मात्रा। द्रव्यमान मतलब पदार्थ की मात्रा। अब मेरे को बताइए, क्या जगह चेंज करने पर पदार्थ की मात्रा बदलती है? जगह चेंज करने पर पदार्थ की मात्रा नहीं बदलती। पदार्थ का मात्रा क्या रहता है? नियत रहता है, स्थिर रहता है, निश्चित रहता है। क्लियर ना? अब उसके बाद में भार के बारे में देखिए। भार क्या है? वस्तु पर लगने वाला बल। वस्तु पर लगने वाला बल। और वस्तु पर लगने वाला बल मतलब हम कौन से बल की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ग्रेविटी की। हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? हम बात कर रहे हैं ग्रेविटी की। मतलब वस्तु है, एक वस्तु है, और उसको जो गुरुत्वाकर्षण बल है, कितना बल से कितना ताकत लगा के नीचे खींच रहा है, वही क्या है? भार है। मतलब भार क्या है? वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। आप ऐसा बोल सकते हो, वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं। मतलब कोई वस्तु है, उसको जो गुरुत्वाकर्षण बल है, कितना ताकत लगा के नीचे खींच रहा है, वही क्या है? भार है। तो अब जगह चेंज करने की बात करते हैं। क्या वस्तु का भार यहां जितना है उतना दूसरे जगह में भी होगा कि बदल जाएगा? सोच के देखिए जरा। जैसे सपोज डेट में आप अभी धरती में हो तो आपका भार यदि 100 न्यूटन, 200 न्यूटन जितना भी है, आपका भार जितना भी है, तो क्या आप चंद्रमा पे भी जाओगे तो आपका जो भार है 100 न्यूटन ही रहेगा? सोच के देखिए जरा। नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि धरती पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है तो वस्तु को ज्यादा ताकत लगा के खींचेगा। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम है तो वस्तु को कम ताकत लगा के खींचेगा। कहने का मतलब ग्रेविटी चेंज होने पर भार भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। मतलब निश्चित नहीं रहता। जो भार है वो निश्चित नहीं होता। जगह चेंज होने पर भार क्या होता है? बदल जाता है। क्यों बदल जाता है बच्चों? क्योंकि जगह चेंज होने पर
जो ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसका वैल्यू भी चेंज हो जाता है। इसलिए भार का मान भी क्या होता है, बदल जाता है। आपका भार धरती में जैसा है वैसा ही भार चंद्रमा पर नहीं होगा। मतलब जगह चेंज होने पर भार भी क्या होता है, बदल जाता है। मतलब क्या ये निश्चित होता है? क्या ये निश्चित होता है? ये निश्चित नहीं होता। क्लियर ना? मतलब जगह चेंज होने पर ये बदल जाता है। इतना क्लियर है? उसके बाद में इसको कैसे मापा जाता है द्रव्यमान को? द्रव्यमान को सिंपल आप तराजू से माप सकते हो। बैलेंस, जो किलो तराजू होता है, जो आप मार्केट में सब्जी खरीदते हो, किलो तराजू, आप उससे द्रव्यमान को माप सकते हो। या फिर आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ रहा है, आप यदि वस्तु को उस मशीन पे रखोगे तो कितना ग्राम है, कितना किलोग्राम है, ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा। तो आप उससे द्रव्यमान को माप सकते हो। अच्छा, भार को किससे मापा जाता है? भार को मापा जाता है स्प्रिंग बैलेंस से। स्प्रिंग बैलेंस से किससे मापा जाता है बच्चों? स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? बेसिकली स्प्रिंग बैलेंस जो है इस टाइप का लंबा रहता है और इसके अंदर में स्प्रिंग लगा रहता है और यहां पास एक हुक लगा रहता है। जिसका भी भार आपको पता करना है, उस हुक में उस वस्तु को टांगना रहता है। तो यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है अंदर में और यहाँ उसका इंडिकेटर है, वो इंडिकेट करता है। तो और यहाँ उसका जो है वैल्यू लिखा रहता है। ठीक है, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन, जो भी है, 20, 30, 40, 50 न्यूटन, इस टाइप का उसका वैल्यू लिखा रहता है। तो जब आप वस्तु को यहाँ टांगोगे तो स्प्रिंग खिंचाएगा, नीचे आएगा, तो उसका जो इंडिकेटर है जहां जाके रुकता है और वहां जितना न्यूटन लिखा हुआ है वही उसका क्या होता है, भार होता है। तो इस तरीके से भार को स्प्रिंग बैलेंस से मापा जाता है। इतना क्लियर हो गया? और जो स्प्रिंग बैलेंस है इसको न्यूटन मीटर भी कहा जाता है। न्यूटन मीटर क्यों कहा जाता है? देखिए अभी क्लियर हो जाएगा न्यूटन मीटर। पहले इसको देख लेते हैं। अगला चीज क्या है कि जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान की एसआई इकाई किलोग्राम होता है। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या होता है? किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का इकाई तो आप लोग जान ही रहे हो, किलोग्राम होता है। अच्छा, भार की जो एसआई इकाई है ये होता है न्यूटन। ये क्या होता है? न्यूटन। आपको पता है भार क्या है? भार वस्तु पर लगने वाला बल है। तो बल का जो इकाई होगा वही तो भार का इकाई होगा ना। इसलिए जो भार का एसआई इकाई क्या है? न्यूटन है। इसलिए स्प्रिंग बैलेंस को क्या कहा जाता है? न्यूटन मीटर भी कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया बच्चों? उसके बाद में पांचवा चीज, अच्छा, जो द्रव्यमान है वो सदिश होगा कि अदिश होगा? सोच के देखिए जरा। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है? क्योंकि द्रव्यमान का मतलब क्या है? पदार्थ की मात्रा है। क्या डायरेक्शन शो कर रहा है? नहीं शो कर रहा है। वस्तु के अंदर कितना पदार्थ भरा हुआ है वही बता रहा है। 2 ग्राम भरा है कि 2 किलोग्राम भरा है, कितना वस्तु कितना पदार्थ की मात्रा है वही बता रहा है। मतलब इसमें डायरेक्शन का तो ज्ञान नहीं हो रहा है, दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा है, केवल किसका ज्ञान हो रहा है? मात्रा का पता चल रहा है कि वस्तु के अंदर कितना पदार्थ का मात्रा भरा हुआ है। इसलिए द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। अच्छा, भार के बारे में सोच के देखिए जरा। क्या भार सदिश है कि अदिश है? भार एक सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है? क्योंकि वस्तु पर लगने वाला बल है और जो बल है नीचे की ओर लग रहा है। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये दिशा को बता रहा है, क्योंकि बल दिशा को बताता है ना कि कौन सी दिशा में बल लग रहा है। तो वस्तु पर नीचे की तरफ लगने वाला बल है तो नीचे की तरफ डायरेक्शन दिखा दे रहा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगता है। ये डायरेक्शन बता रहा है। इसलिए भार क्या है? एक सदिश राशि है। तो इतना बेसिक सा अंतर आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि द्रव्यमान और भार में आखिर अंतर क्या है। अब उसके बाद में चलिए देखते हैं कि इसका गणना कैसे किया जाता है, इसको कैसे कैलकुलेट करके निकाला जाता है भार को। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। भार को निकालने का एक फॉर्मूला होता है। भार को निकालने का एक फॉर्मूला है, W बराबर mg। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? W बराबर mg। अच्छा, W क्या है? W है भार। m क्या है? m है द्रव्यमान।
जी क्या है? जी है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान तो जानते हो, द्रव्यमान ये है पदार्थ की मात्रा, भार तो निकालना है। अच्छा, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उसका जो स्पीड है, उसका जो वेग है, वो एक जैसा नहीं रहता, वो चेंज होता है। कहने का मतलब जब आप किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराओगे तो उसका स्पीड बढ़ते जाता है। त्वरण का मतलब क्या है? वेग में परिवर्तन है। तो जब आप किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराओगे तो उसके वेग में परिवर्तन होगा। परिवर्तन मतलब वो बढ़ेगा। किसके वजह से बढ़ेगा? गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से बढ़ेगा, क्योंकि वस्तु को कौन खींचेगा? गुरुत्वाकर्षण बल खींचेगा। इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, वस्तु का वेग बढ़ते जाता है, उसी को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण का एक वैल्यू होता है, उसका क्या होता है? एक वैल्यू होता है। गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू होता है जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये गुरुत्वीय त्वरण का मान है हमारे धरती के लिए ना। हमारे पृथ्वी में गुरुत्वीय त्वरण का, हमारे पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका वैल्यू इतना होता है। इसका कहने का मतलब क्या है पता है? जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराएंगे, ठीक है, तो प्रति सेकंड जो वस्तु का वेग है 9.8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ते जाता है। समझ में आ रहा है? उसका वेग कितना बढ़ते जाता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड। जैसे पहले सेकंड में जो वस्तु का स्पीड होगा कितना होगा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड होगा। अच्छा, दूसरे सेकंड में कितना होगा? दूसरे सेकंड में इतना और बढ़ जाएगा, मतलब इसका क्या हो जाएगा? जस्ट डबल हो जाएगा, मतलब 19.6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अच्छा, 3 सेकंड में क्या हो जाएगा? 3 सेकंड में इसका तिबल हो जाएगा। 3 सेकंड में क्या होगा बच्चों? इसका तिबल हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 29.4 मीटर प्रति सेकंड। मतलब जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा, वस्तु नीचे गिर रहा है, समय भी बढ़ रहा है, तो समय के साथ उसका जो स्पीड है 9.8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ते जा रहा है। प्रति सेकंड, इसलिए तो इसकी इकाई में हमने क्या लिखा है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड ये होता है, मतलब प्रति सेकंड जो इसका स्पीड है 9.8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ रहा है, इसलिए हमने यहां क्या लिखा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखा। ये क्लियर है ना बच्चों? गुरुत्वीय त्वरण का मान क्लियर हो गया। अब उसके बाद में चंद्रमा के लिए भी गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। उसके गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। तो मून के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है पता है? मून के लिए होता है 1.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मतलब जब आप चंद्रमा पे किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराओगे तो उसका जो वेग है 1. उसका जो वेग है प्रति सेकंड क्या होता है? 1.6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ते जाता है। तो ये हो गया हमारे चंद्रमा के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान। इतना क्लियर हो गया? तो चलिए अब एक एग्जांपल से हम निकाल के देखते हैं कि भार को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, भार का फॉर्मूला है W बराबर mg, आपको पता ही है। सपोज आपने अपना द्रव्यमान मापा, आपने अपना द्रव्यमान माप के निकाला 60 kg। ठीक है, तो द्रव्यमान की जगह में मैं क्या लिखूंगा? 60। ये आपका द्रव्यमान है। क्लियर? गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो समथिंग कितना आएगा? 588 न्यूटन आएगा। ठीक है, इसकी इकाई में मैंने क्या लिखा? न्यूटन लिखा, क्योंकि भार का ऐसा इकाई क्या होता है? न्यूटन होता है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। अच्छा, चंद्रमा में कितना होगा गुरुत्वीय त्वरण का मान? चंद्रमा के लिए निकालो। W बराबर mg, द्रव्यमान तो सेम उतना रहेगा, 60 ही रहेगा। अब उसके बाद में यहां गुरुत्वीय त्वरण का मान 1.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक होगा, तो ये 96 न्यूटन के समथिंग होगा। तो इस तरीके से देखिए, द्रव्यमान तो सेम है, द्रव्यमान निश्चित है, चाहे आप धरती में हो या फिर चंद्रमा में हो, द्रव्यमान सेम है। बट यहां देखिए जो भार है,
भार का वैल्यू चेंज हो गया। यहाँ भार का वैल्यू 588 न्यूटन है और चंद्रमा में जो भार का वैल्यू है वो कितना है बच्चों, 96 न्यूटन है। तो देखिए यहाँ भार कम हो गया क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कम है, और यहाँ भार ज्यादा हो गया क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है। इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। अब उसके बाद में एक चीज और इसमें ध्यान दीजिए, जब हम मार्केट में सब्जी खरीदते हैं या खुद का वेट कराते हैं तो वो जो मशीन है क्या उसमें ग्रेविटी काम नहीं करता? सोच के देखिए जरा, क्या उसमें ग्रेविटी काम नहीं करता? उसमें भी ग्रेविटी काम करता है, लेकिन जो मशीन है वो आउटपुट के रूप में हमें द्रव्यमान दिखाता है, बट एक्चुअल में वो पहले भार कैलकुलेट करता है। समझ में नहीं आया? जो मशीन है वो पहले अंदर में वेट कैलकुलेट करता है, पहले भार निकालता है, फिर उसके बाद में कैलकुलेशन करके हमको क्या बताता है, द्रव्यमान बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने अपना वेट कराया, ये वेट मशीन है, आप इस मशीन में खड़े हुए और सपोज आपका जो वेट है 60 किलोग्राम आया, तो डायरेक्ट मशीन 60 किलोग्राम कैलकुलेट नहीं करता है, पहले वो भार कैलकुलेट करता है। कैसे? जब आप इस मशीन पे खड़े हुए तो मशीन को क्या पता चला, आपका भार पता चला। कितना पता चला? आपका जो भार 588 न्यूटन पता चला। आपका भार कितना पता चला? 588 न्यूटन पता चला। और ये मशीन के अंदर में सिस्टम में मशीन के सिस्टम को पता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, कहने का मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। इस मशीन को पता है, इसके सिस्टम को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है, इस मशीन को पता है। इसलिए ये मशीन अंदर में क्या कैलकुलेट करता है कि आपका जो भार आया है, जब आप मशीन पे खड़े हुए हो तो आपका भार 588 न्यूटन आया है, ठीक है। तो उसको ये मशीन क्या करता है, गुरुत्वीय त्वरण से भाग दे देता है। मतलब 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से वो क्या कर देता है, भाग दे देता है। भाग देने के बाद में क्या आता है, 60 किलोग्राम आता है। यही आपका क्या होता है, मास होता है, मतलब आपका द्रव्यमान बताता है आउटपुट के रूप में। बट मशीन पहले क्या कैलकुलेट करता है, मशीन पहले कैलकुलेट करता है भार। तो मशीन के सिस्टम को पता है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 होता है, इसलिए भार को 9.8 से डिवाइड कर देता है, तो 60 केजी 60 किलोग्राम आपका द्रव्यमान आ जाता है। और मशीन हमें आउटपुट के रूप में द्रव्यमान को दिखाता है, बट एक्चुअल में वो पहले भार कैलकुलेट करता है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से जो है मशीन कैलकुलेट करके हमको द्रव्यमान दिखाता है। ये चीज हो गया। अब उसके बाद में हम सिंपल बोलचाल के भाषा में हम वजन बोल देते हैं, भार बोल देते हैं, हम द्रव्यमान थोड़ी ना बोलते हैं कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान, ऐसे करके हम नहीं बोलते हैं, ठीक है। हम वजन बोल देते हैं, भार बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में। तो बोलचाल की भाषा में आप बोल सकते हो, बट एक्चुअल में जो उसका साइंटिफिक जो रीजन होता है, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, जो द्रव्यमान है और भार है दोनों अलग अलग चीज है। तो इस तरीके से भार और द्रव्यमान को आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो। फिर भी यदि आपके माइंड में कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, हम उसको यहां से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।